गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम मांग वक्र में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। मांग वक्र के अंदर दो तरह से परिवर्तन होते हैं। एक तो मांग का वृद्धि होना और दूसरी मांग में कमी होना। जो मांग में वृद्धि है वो अन्य तत्वों में परिवर्तन की वजह से जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग वृद्धि कहेंगे, और इसी तरह से ही अन्य तत्वों में परिवर्तन होने की वजह से मांग में जो कमी होती है उसे हम मांग में कमी कहते हैं। तीसरा है मांग का विस्तार। विस्तार का मतलब हम समझ रहे हैं कि बढ़ना, यानी कि विस्तार होना। तो इसमें क्या होता है, स्वयं के मूल्य में परिवर्तन होने की वजह से। स्वयं के मूल्य मतलब जो हम वस्तु की मांग कर रहे हैं उस वस्तु के स्वयं के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, तब मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग का विस्तार कहेंगे। और इसी तरह से ही परिवर्तन जो है वो होने की वजह से जो संकुचन होता है उसे हम मांग का संकुचन कहेंगे। तो इन चारों की व्याख्या विद डायग्राम हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहला है मांग में वृद्धि होना। जब किसी वस्तु का मूल्य ना बदले, मतलब कीमत एज इट ही रहे, लेकिन किसी दूसरे तत्व में बदलाव आने की वजह से, दूसरा तत्व जैसे फॉर एग्जांपल हम लगा सकते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो कीमत एज इट है लेकिन इनकम बढ़ने की वजह से वो उसकी डिमांड को बढ़ा रहा है, तो हम इसे मांग में वृद्धि होना बोलते हैं। इसके अंदर जब मांग में वृद्धि होती है तो वो वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, जैसा कि हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। पहले हमारा डिमांड कर्व डी है। जब हमारी कीमत तो समान रहती है, इसमें दिया हुआ है हमारी जो खड़ी रेखा है उसके ऊपर हमने कीमत और जो पड़ी रेखा है उसके ऊपर हमने मांगी गई मात्रा को दर्शाया है। तो जो डी डिमांड कर्व है वो हमारा वो पहले है जब हमारी कीमत समान रहने पर, यानी कि कीमत 12 ही रही है लेकिन हमारा डिमांड कर्व खिसक कर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हो गया है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कीमत के अलावा अन्य तत्व, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी इनकम अगर बढ़ गई है तो हम वस्तु की डिमांड को बढ़ाकर 80 से 115 कर देते हैं। तो इससे हमारा डिमांड कर्व आगे की तरफ जो है वो खिसक कर डी से D2 हो जाता है। तो ये परिवर्तन जो है अन्य तत्वों की वजह से हुआ है, इसे हम मांग में वृद्धि होना कहते हैं। इसके कारण दिए हुए हैं, इसके अंदर उपभोक्ता की आय बढ़ जाना, या फिर किसी पूरक वस्तु की कीमत के अंदर गिरावट हो जाना, या फिर उसके वैकल्पिक वस्तु का मूल्य बढ़ जाना, या फिर भविष्य के अंदर कीमत के और ज़्यादा बढ़ने की आस होने से भी हम प्रेजेंट के अंदर कीमत इक्वल रहने पर उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो मांग में परिवर्तन का दूसरा है हमारा मांग में कमी आना। तो मांग में कमी आना ये जब किसी वस्तु के स्वयं के मूल्य में परिवर्तन ना आए। अभी हमने ऊपर ये पहले भी बताया है कि मूल्य में कोई परिवर्तन ना है लेकिन अन्य घटकों में परिवर्तन आने की वजह से मांग में कमी आ जाए। जैसे वृद्धि तो है अन्य तत्व, जैसे इनकम के बढ़ने की वजह से डिमांड कर्व खिसक गया था, या फिर वैकल्पिक वस्तु का मूल्य बढ़ने, या फिर भविष्य में कीमत के और ज़्यादा बढ़ने की आस से जो है वो मांग वक्र जो है वो दाईं तरफ खिसक गया था। लेकिन इसका अपोजिट रिएक्शन ये भी हो सकता है कि यदि हमारी जो है उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, कीमत एज इट रहे, तब भी अगर हमारी इनकम कम हो जाए, हमारा जो डिमांड कर्व है या वस्तु की हम मांगी गई मात्रा को हम कम कर सकते हैं प्रेजेंट प्राइस पर भी, तब हमारा डिमांड कर्व जो है डी वो बाईं तरफ खिसक जाता है। यानी कि जो इसमें दिखाया गया है हमारे डायग्राम के अंदर कि 12 कीमत रहने पर भी हम बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ खिसक रहे हैं, यानी कि मांग में कमी हो रही है। तो हमारा डिमांड जो है वो कर्व पहले डी था, फिर D2 यानी कि ए पॉइंट पर आ जाना, ये कमी को दर्शा रहा है। इसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, पहले वृद्धि के अंदर वृद्धि होना, तो इसी तरह कमी के अंदर आय में कमी होना, या फिर पूरक वस्तु के कीमत का बढ़ना, या फिर जो वैकल्पिक वस्तु है उसके मूल्य में गिरावट आ जाना, या फिर भविष्य में कीमत और कम होने की आस होने की वजह से हम भविष्य में प्रेजेंट प्राइस पर उसकी डिमांड को घटा देते हैं।
तो ये थे मांग में वृद्धि और कमी किस तरह से होती है। अब हम तीसरा टॉपिक हमारा है मांग का विस्तार होना। ऐसी स्थिति जब वस्तु के अन्य सभी तत्वों में किसी भी तरह का परिवर्तन ना आए, क्योंकि ऊपर हमने क्या अध्ययन किया है कि अन्य तत्वों में परिवर्तन आने की वजह से वृद्धि और कमी होती है। मांग का विस्तार, इसमें क्या होता है, अन्य तत्वों में कोई भी परिवर्तन ना आए लेकिन उस वस्तु के स्वयं के मूल्य में कमी आ जाने से मांग का बढ़ जाना, इसे हम मांग का विस्तार बोलेंगे। ऐसा होने पर वक्र अपनी जगह से नहीं हिलता लेकिन मांग में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मतलब वक्र वही रहता है लेकिन पॉइंट चेंज होता है। ये हम अपने डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि पहले जो है हम ए पॉइंट पर थे और ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर हो रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि कीमत 16 से 12 हो गई, यानी कि कम हो गई है, जबकि मांगी गई मात्रा 60 से 80 हो गई है। इसे हम मांग का विस्तार कहेंगे। डायग्राम नहीं बदलता, इसके अंदर डी पर ही है लेकिन पॉइंट हमारा चेंज हो गया है। उसके अंदर क्या था, पॉइंट डायग्राम ही चेंज हो जाता है। डी से हम या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पूरी तरह से खिसक गए थे। इसमें डिमांड कर्व वही रहेगा लेकिन पॉइंट खिसक जाता है। इसी तरह मांग में संकुचन, ये स्थिति तब होती है जब किसी वस्तु के मांग के अन्य तत्वों में कोई बदलाव ना हो लेकिन इसके मूल्य में बढ़ोतरी होने से, यानी कि कीमत के बढ़ने से मांग में गिरावट आ जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम मांग का संकुचन कहते हैं। उसके अंदर मांग का विस्तार यानी कि कीमत कम होने से, केवल कीमत कम होने से मांग बढ़ रही थी और संकुचन में केवल कीमत बढ़ने से मांग कम हो रही है। तो इसमें भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो वही रहेगा। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 12 कीमत से 16 कीमत हो गई है। हम पहले ए पॉइंट पर थे, 80 की डिमांड कर रहे थे लेकिन जैसे ही 16 कीमत हुई हमारी डिमांड कम होकर 60 हो गई। तो इसे हम मांग का संकुचन कहेंगे। तो ये था हमारा मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि व कमी। अब हम पढ़ते हैं मांग का नियम क्या होता है। तो जो मांग का नियम है वो ये बताता है कि किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी जो मांगी गई मात्रा है उसके अंदर ऑपोजिट रिलेशन रहता है, विपरीत संबंध रहता है। ये हम अपनी विभिन्न तालिकाओं में भी अध्ययन कर चुके हैं कि जैसे जैसे मूल्य कम होता जाता है मांग बढ़ती जाती है और जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है मांग भी कम होती जाती है। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो हम इससे देख रहे हैं, इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें हम OY अक्ष पर हमने कीमत दिखाई है और OX अक्ष पर हमने वस्तु की मांग दिखाई है। तो जब कीमत जो है वो 5 रुपीज़ है किसी वस्तु की, तब हमारी क्वांटिटी 1 है। जैसे जैसे कीमत कम होती जा रही है हमारे पॉइंट हम देख रहे हैं A B C D और एंड में हम E पॉइंट पर आ गए हैं, यानी कि कीमत जब बिल्कुल 1 से भी कम हो गई है तो हमारी क्वांटिटी जो है वो 4+ हो गई है। तो ये रिलेशनशिप हमें क्या बता रहा है, ये नियम क्या बता रहा है कि मांग की कीमत और मांगी गई मात्रा के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। तो मांग का जो ये नियम है इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसे हम इन पॉइंट्स के द्वारा जानते हैं। पहला है बुनियादी ज़रूरत की वस्तुएं। बुनियादी ज़रूरत जैसे कि चावल है, दाल है, आटा है, जो बेसिक नीड होती हैं, इनकी कीमत चाहे कितनी ही बढ़ जाती है, जो उपभोक्ता है उसको ये चीज़ चाहिए, वो उनकी जो है मांग चाहे कीमत बढ़ गई है तब भी वो उसकी मांग को करता रहेगा। मतलब इनकी मांग शून्य नहीं हो सकती क्योंकि हमें जो है खाना खाने की तो ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे हमारी कमाई जो है वो 0 ही क्यों ना हो। उसके बाद है विलासिता की वस्तुएं। जो विलासिता की वस्तुएं जैसे कि हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात, ये क्या होती है, प्रतिष्ठा वाले लोग ही खरीदते हैं। तो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वही इन्हें खरीदते हैं। तो इन वस्तुओं की कीमत यदि बढ़ जाती है तो लोग इन्हें खरीदना नहीं छोड़ते क्योंकि धनवान लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती। और इसी तरह जो
उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं वो उनके ऊपर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि कीमत उनकी बढ़ने के बावजूद भी लोग उन्हें खरीदते हैं। उसके बाद है दुर्लभ वस्तुएं। दुनिया के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मांग के अनुरूप हमें उपलब्ध नहीं होती, अर्थात उनकी मात्रा सीमित होती है। जैसे कि दुर्लभ पत्थर हैं जो धरती के नीचे पाए जाते हैं, ये कभी कभी खोजे जाते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं। तो इतनी अधिक कीमत होने के बावजूद भी कई बार लोग अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ये खरीद लेते हैं, तो इसलिए इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। उसके बाद है गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स ऐसी विशेष प्रकार की सुलभ मतलब आसानी से मिलने वाली वस्तुएं होती हैं जिनका यदि मूल्य कम कर दिया जाए तो इनकी मांग भी कम हो जाती है, और यदि बढ़ा दिया जाता है तो उनकी मांग भी बढ़ जाती है। हम उदाहरण ले रहे हैं, जब किसी वस्तु की आय कम हो जाती है तो वह गेहूं के मुकाबले में बाजरा ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सस्ता मिलता है। इसीलिए बाजरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और यदि उसकी आय बढ़ जाती है तो वो बाजरे के मुकाबले उत्तम क्वालिटी यानी कि गेहूं का प्रयोग करना शुरू कर देगा, यानी कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी जो है वो आय जो है वो मांग को बढ़ा घटा सकता है। तो इनके ऊपर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये था हमारा मांग का नियम और मांग वक्र के अंदर किस किस तरह से परिवर्तन होते हैं। आशा करते हैं आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जल्द ही आपके समक्ष हाजिर होंगे।